जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के बारे में। दोस्तों 6 क्लास का एनसीईआरटी हम लोगों को खत्म हो गया था और आज आप लोगों को 7th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर है पर्यावरण। ठीक है, और इसमें कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 9th चैप्टर के बारे में पढ़ना है, जिसमें 9 दिनों में हम आप लोगों को जल्द से जल्द कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद फिर हम लोगों को 8th क्लास में प्रवेश कर जाना है और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते 12 तक पूरे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए इसको शुरुआत करते हैं। पहले देखिए, बड़ा लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि स्कूल के निकट का जो मैदान है उसको खुदाई हो रही है। तो दोस्तों जो स्कूल के नज़दीक में जो मैदान था उसको खुदाई हो रही थी, वही एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ जगह था। जब वो स्कूल जाता था ना तो उस मैदान में वो खेलता था। ठीक, लेकिन फिर अब उस मैदान को क्या हो रहा था, खुदाई हो रहा था। तो क्यों खुदाई हो रहा है, देखिए यहाँ पे दोस्तों फ्लैट वाली एक इमारत बनने वाली है, बड़ी सी इमारत बनाना चाहता है वहाँ पे आदमी, तो उसको खुदाई कर रहा है। रवि समझता है कि मुलायम घास, गेंद के फूल एवं तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। मतलब उसको लगता है, ऐसा मन में बात आता है कि वो घास का जो मैदान था और गेंद फूल यहाँ जो खिलती रहती थी, जिस पर तितलियां आकर के बैठती थी, ये हमेशा के लिए अब नष्ट हो चुका है। तो उसकी आंखों में आंसू मतलब छा जाते हैं और रोने लगता है कि उसको कि इतना सब कुछ हम नहीं देख पाएंगे, कहाँ खेलेंगे, ये सब मतलब उसको माइंड में बात आता है और वो रोने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। अपने सहपाठियों को बताता है, अपने दोस्तों लोगों को बताता है कि देखो ऐसा ऐसा बात है, जो हम लोग मैदान में खेलते थे वो मैदान को खुदाई किया जा रहा है, वहाँ पे इमारतें बनाई जा रही है, अब हम लोग वहाँ पे नहीं खेल पाएंगे। और सुबह की जब सभा होती है तो प्रधानाचार्य ने भी उदासी से कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। जब वहाँ पे उसके टीचर जब आते हैं तो उसके टीचर बताते हैं कि देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। वो भी बहुत ही उदास थे इस चीज़ों को देख करके। तो कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। तो देखो जब अध्यापक बोले कि हमारा पर्यावरण बदल रहा है तो उसको पर्यावरण के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, वो पूछ रहा है कि पर्यावरण है क्या। तो देखिए यहाँ पे टीचर जवाब दे रहे हैं कि जो कुछ भी बोल रहा है कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं ना, वो सारा पर्यावरण है। क्या, जो आप आसपास अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, सारा का सारा क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, तो शिक्षक ने ऐसा बताता है। रवि कहता है कि इसका अर्थ है कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी हुई जो कुर्सियां हैं, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी सारे अंग जो है पर्यावरण के अंग ही हैं। तो शिक्षक ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये सारे जो है हम लोगों को पर्यावरण के अंग हैं। लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। जैसे अगर हम पहाड़ पर्वत देखते हैं, नदियाँ, पेड़, प्राणी, ये सारे चीज़ों का निर्माण भगवान के द्वारा किया गया है, प्रकृति के द्वारा किया गया है। जबकि अन्य जो चीज़ें हैं मानव खुद बनाया है। जैसे अगर हम बात करें सड़क का, तो मानव खुद बनाया है। कार का, कपड़ा, किताब, भवन, ये सारे चीज़ों का जो है दोस्तों मानव खुद निर्माण किया है। तो इसलिए इसको मतलब मानवीय संसाधन, और इसको कहेंगे प्राकृतिक संसाधन। तो आइए आपको आगे बताएगा। बोला, जब दो दो छात्र मिलकर के कार्य कीजिए, दो छात्र मिलकर काम करने का और अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तु को जो है सूची बनाने के लिए बोल रहा है। रवि, परमीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। बोला कि हाँ हम सूची बनाएंगे। इकबाल पूछता है कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। तो उसके माइंड में बता रहा है, शिक्षक बताए कि पर्यावरण बदल रहा है। तो एक तो पूछ दिया पर्यावरण होता क्या है, तो अब ये पूछ रहा है, इकबाल पूछ रहा है कि पर्यावरण जब बदल रहा है तो सर ऐसा क्यों है कि हम लोगों को ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो शिक्षक उत्तर देते हैं कि हमारी आवश्यकता की जो चीज़ें, हमारी जो ज़रूरतें हैं ना, उसके कारण ही जो है हमारा पर्यावरण बदल रहा है। हमारी ज़रूरत की चीज़ों के कारण जो है पर्यावरण बदल रहा है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हमारी जो ज़रूरतें हैं दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसके कारण ही हमारा पर्यावरण बदल रहा है। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में भी परिवर्तन करते हैं, कभी कभी उसे भी नष्ट कर देते हैं। और ऊपर में आप समझ सकते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के लिए चारों ओर पाए जाने वाले अंग, बस स्थान हो गया, वस्तु एवं प्रकृति को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। या प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं का मिश्रण होता है, कुछ प्राकृतिक भी है, कुछ मानव निर्मित भी है। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जलीय व जीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती है। अब जीवीय और अजीवीय क्या होता है, तो जीवीय दोस्तों वो होता है जो सजीव प्राणी, ठीक है, जैसे पादप हो गया, जंतु हो गया, ये जीवीय है। और वही अगर आजीवीय की बात करें तो निर्जीव पदार्थ हो जाएगा, जैसे कि कोई स्थल है, भूमि, ये सारे चीज जो है अजीवीय हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे कोई मानव है तो इसके लिए घटक क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए सजीव जैव मंडल है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय है। और यहाँ पे क्या है, धार्मिक चीजें है, राजनीतिक स्थल है, उद्योग, स्मारक, ये सारे चीज मानव की आवश्यकता है। ठीक है,
मानव निर्मित, यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन में ये आएगा जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल, सजीव, ये सारे चीज जो है प्राकृतिक है, पर्यावरण है। और अगर मानव की, तो मानव कौन कौन सा निर्माण किया है, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क, इमारत, ये सारी चीज क्या है, मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उसकी गतिविधियां एवं उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल होती है। अगर प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो दो चीज जीवीय और अजीवीय शामिल होती है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया जो करती है और गतिविधियां द्वारा जो उसके रचनाएं की जाती है ना, उसको ही कहते हैं मानवीय पर्यावरण। ठीक है। अब शब्द की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पे कुछ दे रहा है, देखो बोल रहा है कि पर्यावरण के इंग्लिश में को दोस्तों बोलते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट क्या है, तो ये फ्रेंच शब्द है, क्या है, एक प्रकार का फ्रेंच शब्द है। एनवायरोनेर, एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है। तो पर्यावरण का सीधा सार समझ लीजिए कि पड़ोस होता है। अब आइए देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण है क्या। बोला जब भूमि, वायु, जब जल, भूमि, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिल करके प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं ना, तो जैसे कि स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जैव मंडल हो गया, ये सबसे दोस्तों आगे 6 क्लास में इन सारों चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ चुके थे। स्थल मंडल में महाद्वीप के बारे में पढ़े थे, जल मंडल में महासागर के बारे में पढ़े थे, वायुमंडल में वायुमंडल का 5 परत पढ़े थे, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। जैव मंडल में इन तीनों का मिश्रण होता है, एक स्थिति पैदा होती है, सीमित स्थान होता है। तो इस सारे चीज़ों के बारे में आप क्या जानकारियाँ प्राप्त कर चुके थे पिछले अध्याय में। बोल रहा है पृथ्वी की ठोस परपति या कठोर ऊपर परत को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं कि जो है क्या है, पृथ्वी की क्या है, ऊपरी सतह है। ठीक। बोल रहा है पहाड़, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, घाट इत्यादि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों तथा विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृति महाद्वीप के अलावा महासागर के स्तर पर भी पाई जाती है। अब देखिए बोल रहा है आस्था मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल एवं खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो देखिए स्थल मंडल में वो भाग है, स्थल मंडल पर भी वन है स्थित है, कृषि हम लोग वहीं पे करते हैं, मानव की जितने भी बस्तियां हैं भूमि पर ही स्थित है। उसके बाद पशुओं के लिए चरने के लिए जो घास स्थल है वो भी स्थल मंडल पर ही है। अगर खनिज संपदा की बात करें तो स्थल मंडल से ही निकाली जाती है, स्थल मंडल को ही खोद करके निकाली जाती है। तो ये सारी चीज़ जो है स्थल मंडल हम लोगों को प्रदान करता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बोल रहा है, यहाँ पे देखिए ये स्थल मंडल है, इधर यहाँ देखिए जल की मात्रा है, जल मंडल है, ऊपर वायुमंडल है। फिर यहाँ पे जो जहाँ पे तीनों मिश्रण होता है ना, तीनों जहाँ पे कंडीशन होता है ना, उसी को कहते हैं दोस्तों जैव मंडल। ठीक है। तो इस तरह से चीजें यहाँ पे है। अब बोल रहा है जल के बारे में, जल क्षेत्र को क्या कहेंगे, जल मंडल कहेंगे। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी हो गया, झील, समुद्र, महासागर आदि में विभिन्न जलाशय में मिलकर के बना होता है। दोस्तों आपको याद होगा कि 71% भूमि पर जल है और 29% पर क्या है, स्थल है। ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो 71% जो जल है हमें, उसमें भी 97% जल, इसका भी 97% जल जो है महासागरों में उपस्थित है, जो खारा जल है। ठीक है। बाकी कुछ जो है बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और कुछ जो थोड़ी बहुत चीज़ें बहुत कम मात्रा में ही जो है हम लोग को उपयोग की जल है। ठीक है। तो इसलिए नीला ग्रह पर होने के बावजूद भी हम लोगों को जल की कमी महसूस होती है। ठीक है। अब बोल रहा है कि विभिन्न जलाशयों में मिलकर बने यह सभी प्राणियों के लिए क्या है, आवश्यक है। अब वायुमंडल के बारे में बात कर रहा है, बोल रहा है पृथ्वी के लिए चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर से वायुमंडल को क्या रहता है, थामे रहता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमको रक्षा करता है। दोस्तों वायुमंडल हम लोगों को परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है, झुलसाने वाली गर्मी से रक्षा करता है, हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल से अपने चारों ओर वायुमंडल को क्या करता है, थामे रहता है। तो वायुमंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण, जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अब बोल रहा है पादप एवं जंतु जीव से मिलकर क्या होता है, जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। बोल रहा है पृथ्वी का वह संकीर्ण भाग जिसमें जल भी हो, स्थल भी हो, जल भी हो और वायु भी हो, तो तीनों मिलकर के जो जीवन का संभव बनाते हैं ना, उसी को कहते हैं जैव मंडल। अब थोड़ा सा आइए देखते हैं परितंत्र के बारे में। परितंत्र क्या होता है दोस्तों, इधर हम लोग पढ़ चुके थे ना, उधर से कुछ नहीं दिया है ज़्यादा। यहाँ पे दोस्तों देखिए एक परितंत्र के बारे में करा, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जबकि वे निवास करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं ना, वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण के संबंध होते हैं। मतलब एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ऐसा ऊर्जा स्थानांतरण होता रहता है, वो पारितंत्र कहलाता है। आइए यहाँ पे पारितंत्र का डिटेल्स दिया है। बोल रहा है कि रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है।
तो बारिश हो रही थी तो वो बोल दी जैसी कि कितना मूसलाधार बारिश हो रहा है। इसी से मुझे अपना केरल याद आ गया। मतलब वो बोलती है कि जितना बारिश हो रहा है ना, ये बारिश को देख कर के हमारा केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे-भरे खेत और नारियल के बागान लगातार बारिश होती रहती है। मतलब केरल की बात ये बता रही है, केरल की लड़की है, बोल रही है कि हमरो हमें अपना केरल याद आ गया है। जब हम वहाँ याद करते हैं ना, तो तुम लोगों को आकर के देखना चाहिए। अपने दोस्तों को बोलती है कि तुम लोगों को भी आकर के देखना चाहिए, कि वहाँ पे कितने हरे-भरे खेत होते हैं, नारियल का बागान होता है, लगातार बारिश होती रहती है। इन सारे सीनों को आप लोगों को आकर के देखना चाहिए। तभी जैसलमेर का रहने वाला हीरा, हीरा नाम का एक उसका दोस्त है जो जैसलमेर में रहता है। यानी जैसलमेर पता है कहाँ पड़ता है? जैसलमेर दोस्तों पड़ता है राजस्थान में, ठीक है? तो राजस्थान के लड़का है ये, ठीक? तो बोल रहा है कि जैसलमेर में वो रहता है, बोलता है आश्चर्य हो जाता है। आश्चर्य से कहता है, वो बोलता है एकदम बिल्कुल मतलब चौंक जाता है और बोलता है कि हमारे यहाँ वर्षा तो होती ही नहीं है। तो मतलब वो बोलता है, ये बोल रही है एक लड़की, केरल की जो लड़की है, वो बोल रही है कि हमारे यहाँ मूसलाधार बारिश होती है। इस तरह से ही हमको देख करके तो अपना केरल याद आ गया। लेकिन जैसलमेर का जो लड़का है, वो बारिश के बारे में जानता तक नहीं है। बोलता है कि हमारे यहाँ तो बारिश होती ही नहीं है। हमें तो दूर-दूर तक केवल कीकर और रेत की नज़र यहाँ मतलब कीकर और रेत ही नज़र आती है। लेकिन वहाँ ऊँट मिलते हैं। क्या होते हैं? वहाँ ऊँट मिलते हैं। ऐसा रवि ने कहा। रवि कहा कि लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। मतलब तुम्हारे यहाँ बारिश नहीं होता लेकिन ऊँट तो तुम्हारे यहाँ मिलता है ना, ऐसा रवि कह रहा है। तो हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे ना, तो तुम्हें साँप, छिपकली, अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। सिर्फ़ ऊँट ही नहीं, साँप मिलेगा, छिपकली मिलेगा और भी कीट मिलेगा। रवि हैरत में पड़ जाता है। रवि भी हैरान हो जाता है कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव-जंतुओं, वनस्पति एवं लोगों के रहन-सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी एक-दूसरे के साथ संबंध हैं? मतलब वो यहाँ पे सोचने की बात है कि एक जगह मूसलाधार बारिश हो रही है, एक जगह फिर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। एक जगह मतलब ऊँट पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा, तो जीव-जंतु में भी अंतर होता है, पर्यावरण में भी अंतर होता है। तो मतलब वही रवि चौंक जाता है, हैरान हो जाता है कि ऐसा क्यों है, इतना विभिन्नता क्यों है, एक-दूसरे से कोई संबंध है क्या? तो हाँ, बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, शिक्षक कहता है कि हाँ, शिक्षक जी ये सब बात जानते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा संबंध है। बोलते हैं सभी पेड़-पौधे, जीव-जंतु एवं मानव अपने आस-पास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। माने आस-पास जो उसका पर्यावरण होता है ना, उसी पर जो है वो लोग निर्भर करते हैं। प्रायः वे एक-दूसरे पर भी आश्रित होते हैं और पर्यावरण के अलावा एक-दूसरे पर भी आश्रित होते हैं, ठीक? जीवधारियों के आपसी एवं अपने आस-पास के पर्यावरण के बीच के संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन हो गया, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। तो सबका एक अपना पारितंत्र होता है। तो पारितंत्र दोस्तों आप लोग पढ़िएगा, चिंता मत कीजिए, इसका बस थोड़ा-सा ओवरऑल दिया है, ठीक है ना? और इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिया है। पारितंत्र बड़ा चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ पाइएगा आप। जैसे पारितंत्र नहीं समझे, पता है क्या होता है? हम आपको बता देते हैं थोड़ा-सा। मान लीजिए कि मैं भूमि में एक पौधा मतलब उगा, उससे हम लोग धान का पौधा है, ठीक है? इससे मतलब धान उगा, उसके बाद हम लोग खाएँ, तो हम इस पर निर्भर हैं, इस पौधा पर निर्भर हैं। हम इसका धान खा रहे हैं, इसका चावल इससे निकाल कर के खा रहे हैं, तो हम उस पौधा पर निर्भर हैं और हम पर भी कोई निर्भर, तो इस तरह से मतलब सारी चीज़ें एक-दूसरे से मतलब निर्भर होते हैं, परस्पर संबंध होता है। इसको कहते हैं दोस्तों पारितंत्र। एक जाल का निर्माण हो जाता है, ठीक है? इसके बारे में हम लोग अच्छे से पता होगा। बोल रहा है देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ दिया है, इम्पोर्टेंट चीज़ बोल रहा है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या किया था? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कोई पूछे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे एक दे रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली, तो ये क्या होता है? ये वस्तुओं की अदला-बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। मतलब धन का प्रयोग नहीं होता है, मतलब पैसा-वैसा नहीं देगा, वस्तु का आदान-प्रदान, हम तुमको वस्तु दे रहे हैं, उसके बदले तुम कोई और वस्तु दो। तो इस तरह की चीज़ वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है, ठीक? आइए अब जानते हैं मानवीय पर्यावरण के बारे में। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। उसने अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति परिवर्तन करता है। आवश्यकता के अनुसार क्या करता है? परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने समय को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। पहले जो थे वो प्राकृतिक पर ही निर्भर था। उसका प्रकृति के अनुसार उसको क्या होता था? आवश्यकता पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना, ये सारा चीज़ क्या हुआ? सीखा। पहिया का आविष्कार किया, आवश्यकता से अधिक मतलब अन्न उपजाया, तो वहाँ पे वस्तु विनिमय का जो है विकास हुआ। अब धन उपजाया है, सब चीज़ विकसित हो रहा है, तो आदान-प्रदान तो होगा ना, तो इसको वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास हुआ। फिर व्यापार आरंभ होगा, वाणिज्य का फिर विकास हुआ धीरे-धीरे करके। फिर औद्योगिक क्रांति का बड़े पैमाने पर आरंभ हो गया। दोस्तों, ये औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था सबसे पहले? तो औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में सबसे पहले पता है कहाँ हुआ था?
वहाँ इंग्लैंड में हुआ था। तो तेज़ी से क्या हुआ, प्रारंभ हो गया, औद्योगिक क्रांति आ गया। उसके बाद सूचना क्रांति भी पूरे विश्व में जो संचार सहज ये सब को तो क्या हो गया, आ गया। बोल रहा है क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? तो प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। इसलिए पर्यावरण मतलब जो प्राकृतिक है ना और मानवीय है, उस दोनों पर्यावरण के बीच जो है संतुलन संबंध होना चाहिए। अगर नहीं होगा ना तो आदमी नहीं जी पाएगा। ठीक है। बोल रहा है कि मानव का पर्यावरण के साथ समरसता से रहने और इसका उपयोग करने के लिए सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है। अब देखिए यहाँ पे एक मिजोरम की लड़की है, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेत का मैदान नष्ट हो जाने के कारण रवि की उदासी देख करके नूर ने उसे अपने यहाँ छुट्टी में अपने घर मिजोरम आने को कहा। तो मिजोरम जो ये थी ना, नूर मिजोरम की लड़की है। ठीक है। तो रवि जब मैदान के बारे में जब उदास था तो बोलती है कि तुम उदास मत हो, कभी हमारे यहाँ आओ, छुट्टी होगा ना तो अब तुम हमारे यहाँ आना रवि, और हमारे देश को, हमारे जगह को, हमारे राज्य में ना तुम देखना मिजोरम में। ठीक है। तो मिजोरम पता कहाँ पड़ता है दोस्तों? मेघालय में पड़ेगा ना, सॉरी मिजोरम तो राज्य है ही। तो वहाँ की लड़की है। ठीक है। तो ये मिजोरम आने को कहती है रवि को कि तुम अपनी कभी छुट्टी में तुम मेरे यहाँ आओ, उदास मत हो, जंगल ये कट गया तो। बोल रहा है कि रवि के शिक्षक ने सही बच्चों को कहा कि छुट्टी पर इस स्थानों को पर जाएंगे। तो फिर शिक्षक कहें यहाँ सही नूर बोल रही है, हम लोग मिजोरम चलेंगे, अगली छुट्टी जब होगा ना तो हम लोग मिजोरम को घूमने चलेंगे। तो वहाँ के भूदृश्य घरों और लोगों के क्रियाकलाप को चित्र बना करके लाए हैं। तो वहाँ जब आप लोग जानते हैं तो वहाँ लाइएगा। और वहाँ दोस्तों जाएगी वो लोग घूमने। अब अभी चित्र बना रही है। तो यहाँ पे देखिए इस चैप्टर बस इतना ही था, खत्म हो गया है। और इसका कुछ अभ्यास पत्र दे रहा है, तो अभ्यास तो आप लोगों से हो ही जाएगा, बहुत हार्ड तो है नहीं, तो इसको हम लोग रहने देते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर्स में। ठीक है। जय हिंद दोस्तों।